डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण से जुड़े 5 सवाल और उनके जवाब आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। खासकर में से 5 सवाल जो यहाँ पर परिसीमन, डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण से जुड़े हुए हैं। साथ ही आपके बारे में आपको बताने वाला है कि कार में पूरा मामला आखिर में क्या है, कि आखिर में यहाँ पर बीजेपी के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा हाल ही में इतनी जल्दी इस बिल को यहाँ पर क्यों पेश किया गया। जानने वाले लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक खारिज हो चुका है। संविधान 131वां संशोधन विधेयक के खारिज होने के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पर इस नतीजे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों और परिसीमन से जुड़े 2 अन्य विधेयकों जो इस संवैधानिक संशोधन से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे, वे अब टल गए हैं। पिछले कुछ दिनों से डिलिमिटेशन पर संसद और संसद के बाहर पक्ष विपक्ष में बहस छिड़ी हुई है। दक्षिणी भारत में डिलिमिटेशन का विरोध भी किया जा रहा है। वहां के नेताओं का कहना है कि यह प्रस्ताव दक्षिणी भारतीय राज्यों के साथ नाइंसाफी होगा। सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं है और दक्षिणी भारतीय राज्यों के साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी। लेकिन यह पूरा मामला आखिर में क्या होने वाला है, डिलिमिटेशन क्या होता है, वुमेन रिजर्वेशन से यह मामला किस तरह से जुड़ा हुआ है, साउथ इंडियन स्टेट्स टेंशन में क्यों है और इस पूरे घटनाक्रम में जनगणना की चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल सरकार ने लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया है। इस पर संसद के विशेष सत्र में चर्चा जारी है। लोकसभा में इस समय कुल 543 सीटें हैं जिन पर आम चुनाव होते हैं। संविधान 131वें संविधान विधेयक इस सीमा को बढ़ा करके 850 करने वाला था, लेकिन लोकसभा में सरकार इसे संशोधन विधेयक को पास नहीं करवा पाई। अब जानते आखिरकार में डिलिमिटेशन होता क्या है। डिलिमिटेशन को हिंदी में यहाँ पर परिसीमन कहा जाता है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे आमतौर पर सेंसस के बाद किया जाता है। जनगणना के बाद ही पता चलता है कि निर्वाचन क्षेत्र की आबादी कितनी है और इसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्र यानी लोकसभा और विधानसभा में बदलाव किया जाता है। इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अब तक भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, जिनमें 1952 में, 1963, 1973 और 2002 में आयोग का गठन किया जा चुका है। इस आयोग को संविधान शक्तियां और स्वायत्तता देता है और उनके लिए गए निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 1952 में कुल 489 लोकसभा सीटें थी और 1973 में सीटों की संख्या यहाँ पर 543 हो गई थी। साल 1976 में इंदिरा गांधी ने 42 संशोधन के जरिए परिसीमन पर 25 साल के लिए रोक लगा दी थी। इसके बाद 2001 में जनगणना हुई और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 84वें संशोधन कर इसे 25 साल के लिए टाल दिया गया था। अब नए विधेयक में प्रस्ताव है कि लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर के 816 कर दी जाए। अब जानते आखिरकार में यह मामला महिला आरक्षण से किस तरह से जुड़ा हुआ है। साल 2023 में एक कानून पारित किया गया था जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया, लेकिन इसे जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होना था। प्रस्तावित संविधान संशोधन 131वां संशोधन विधेयक 2026 में कहा गया कि इससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की प्रभावी और समर्पित भागीदारी में देरी होगी। आगे इसमें प्रस्ताव है कि सीटों के परिसीमन में यह आरक्षण ताजा प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लागू किया जाना चाहिए, यानी फिर 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण सीटों का रोटेशन हर डिलिमिटेशन साइकिल के परिसीमन चक्र के बाद होगा। यह आरक्षण 15 साल की अवधि के लिए वैध रहेगा, जिसे संसद आगे भी बढ़ा सकती है। हालांकि इस प्रावधान के इस अंतिम उद्देश्य पर ज्यादातर पार्टियों में सहमति दिखती है, लेकिन विपक्ष नेताओं ने इसे राज्य चुनाव के बीच में लाने के समय पर सवाल उठाए हैं। सरकार के इस कदम का विरोध करने वालों का कहना है कि 33% आरक्षण 543 सीटों में ही देना चाहिए, ना कि सीटें बढ़ाकर उसमें 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब जानते हैं आखिरकार महिला आरक्षण को लेकर के कब क्या देश में हुआ है।
साल 1987 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन पेश करना। यानी कि इस कमेटी की सिफारिशों से एक थी इलेक्टेड बॉडीज में महिलाओं के लिए आरक्षण है। 1993 में उस समय पीएम थे नरसिम्हा राव और उस दौरान संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित यहाँ पर की गई थी। ऐसा ही शहरी निकायों के लिए भी किया गया था। 1996 में पहली बार पीएम एचडी देवगौड़ा ने विधायिका में महिलाओं के आरक्षण का बिल पेश किया। 81वें संविधान संशोधन के तहत इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान भी था। अन्य पिछड़ा वर्ग के कई सांसदों ने इसका विरोध किया और आखिरकार यह बिल खारिज हो गया। 1998 और 1999 भी महिला आरक्षण से संबंधित बिल पेश करने की नाकाम कोशिशें की गई थी। 2010 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में महिला आरक्षण से संबंधित 108वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन यूपीए के अंदर भी इसको लेकर मतभेद हो गए और यह बिल कभी लोकसभा में पेश ही नहीं हो पाया। 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने महिला आरक्षण से संबंधित 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। यह विधेयक पास भी हो गया। उस बिल में यह बात कही गई थी कि महिला आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया के बाद लागू होगा। अब मोदी सरकार इस साल यानी कि 2026 में इसमें भी संशोधन लेकर के आ रही है और इन दो शर्तों को इसे हटाने की बात कह रही है, जिसका विपक्ष विरोध भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जानते हैं आखिरकार में दक्षिणी भारतीय राज्यों की चिंता इसमें क्या है। दशकों से भारत में आबादी में लेकर के इजाफा हो रहा है, लेकिन दक्षिणी राज्यों ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर मौजूदा परिस्थितियों में आबादी के अनुपात में सीटें तय करने का यही मानदंड लागू किया गया तो दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाएगा। दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि परिवार नियोजन पर बेहतर काम करने का उन्हें इनाम मिलने के बजाय नुकसान झेलना पड़ेगा। सीटों को तय करने का आधार जनसंख्या ही होगा तो ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सीटें दक्षिणी राज्यों की तुलना में कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी और संसद में इन राज्यों के से जुड़े मुद्दों को वरीयता दी जाने लगेगी। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि परिसीमन विधेयक 2026 से दक्षिण के राज्यों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। उन्होंने कहा कि 50% वर्दी मॉडल के बाद लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों की संख्या 816 हो जाने से दक्षिण के सभी राज्यों की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि लोकसभा में दक्षिण के राज्यों की मौजूदा 129 सीटों की संख्या बढ़कर के 195 सीटें हो जाएगी और सदन की कुल सीटों में दक्षिण के राज्यों की सीटों का प्रतिशत भी मौजूदा लगभग 24% ही रहेगा। अमित शाह के बयान में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल की मौजूदा सीटों और विधेयक पास होने की सूरत में भविष्य की सीटों का ब्यौरा दिया गया है, लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़कर कितनी हो जाएगी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब जानते हैं आखिरकार में जनगणना का मामला क्या है। कई दशकों के बाद प्रस्तावित इस परिसीमन से भारत का राजनीतिक नक्शा बदल सकता है। परिसीमन या 20 सीटों का पुनर्वितरण जनसंख्या के आधार पर किया जाना है और इसके लिए साल 2011 की जनगणना को आधार माना जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत कोई बदलाव नहीं किया है। पुराने एक्ट को फुल स्टॉप और कोमा के साथ रिपीट किया गया है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट तभी लागू होगी जब संसद उसे मंजूरी देगी और राष्ट्रपति की मुहर लगेगी। इसलिए यह प्रक्रिया 2029 से पहले लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सरकार का यह भी कहना है कि चुनाव में चाहे तमिलनाडु हो या पश्चिमी बंगाल, इनमें इस एक्ट का कोई असर नहीं होगा। साल 2029 तक होने वाले सभी चुनाव वर्तमान व्यवस्था और मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर ही संपन्न होंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।